हेलो स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स के आज के लेक्चर में मीन्स फिफ्थ लेक्चर में हम आज देखने वाले हैं इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। मतलब ऐसे इनकम जो टोटल इनकम में कैलकुलेट नहीं किए जाते, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे एग्जाम्प्टेड इनकम। जो टोटल इनकम कैलकुलेट करते समय जैसे 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसके अलावा कहीं भी या उस इनकम का कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता नाम। तो ऐसे इनकम कौन से हैं? तो लास्ट वीडियो में ऐसा एक इनकम हमने देखा था, एग्रीकल्चरल इनकम। जो इंडिया से एग्रीकल्चरल इनकम कमाया जाता है तो वो जो है वो इनकम टैक्स में ऐड किया नहीं जाता है, वो एग्जम्प्टेड इनकम होता है। तो ऐसे कुछ और इनकम्स देखते हैं। तो फर्स्ट है एग्रीकल्चरल इनकम। अब कौन सी चीजें एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है? फॉलोइंग आर नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम। डिविडेंड फ्रॉम कंपनी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ऐसी कंपनी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में है और ऐसी कंपनी के हमने कुछ शेयर्स बॉन्ड्स जो है वो परचेज करके रखे हुए हैं, शेयर्स परचेज करके रखे हुए हैं। बॉन्ड्स पे तो इंटरेस्ट मिलता है, शेयर्स परचेज किया है जिसपे डिविडेंड मिलता है, तो वैसा जो डिविडेंड हमें मिलता है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। उसी तरह इनकम फ्रॉम फॉरेस्ट ट्रीज ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ एंड इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरीज और माइंस, तो ये एग्रीकल्चरल इनकम में इनकी गिनती नहीं की जाती है। बाकी जितना भी एग्रीकल्चरल इनकम है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है और ये जो इनकम है इस पर टैक्स चार्ज होगा। सेकेंड पॉइंट है रिसीव्ड फ्रॉम हफ अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, any sum received by an individual as a member of a Hindu undivided family। जैसे कि हमने देखा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो फॉर्म होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो टैक्स पे करते हैं। लेकिन अगर किसी मेंबर को पैसा मिला है वेयर सच सम हैज बीन पेड आउट ऑफ द इनकम ऑफ द फैमिली, अगर किसी मेंबर को मिला है पैसा तो वो टैक्सेबल इनकम नहीं है। या वेयर सच सम हैज बीन रिसीव्ड आउट ऑफ द इनकम ऑफ एन इम्पार्टिबल एस्टेट बिलोंगिंग टू द फैमिली, अगर कोई जैसे कि किसी जो प्रॉपर्टी है और उसका कुछ हमने क्या कर दिया है, ये सौदा कर दिया है, तो उसका अमाउंट जो आ गया है हफ में, तो ऐसे इनकम का क्या होता है ना, उसको हम इनकम टैक्स में कैलकुलेट नहीं करते। बाकी दूसरे प्रॉपर्टीज है, हाउस प्रॉपर्टीज है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसका कैलकुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट है पार्टनर्स शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, जहां पर पार्टनरशिप फर्म होते हैं तो पार्टनरशिप फर्म का तो जो भी प्रॉफिट है उस पर इनकम टैक्स पे किया जाता है। लेकिन अगर पार्टनर्स को जो शेयर मिल रहा है, पार्टनर को जो अमाउंट मिल रहा है, उसके ऊपर जो है वो इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। इन केस ऑफ अ पर्सन बीइंग अ पार्टनर ऑफ अ फर्म विच इज सेपरेटली असेस्ड एज सच हिज शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द फर्म, तो उस पर जो है वो चार्ज नहीं किया जाता। फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट। जो भी नॉन रेसिडेंट पर्सन है अगर उसको इंटरेस्ट मिला है, जैसे कि नॉन रेसिडेंट पर्सन है, ठीक है, और उसने इंडिया में एक बैंक अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है और उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा। जो भी नॉन रेसिडेंट होते हैं, एनआरआईज होते हैं, उनको नॉन एनआरई जो है वो अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अगर वो अकाउंट उनका है तो उस पर उनका इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। Interest on specified securities or bonds, including premium on redemption of such bonds, is exempted in the hands of a non-resident। अगर उन्होंने इंडिया में कुछ सिक्योरिटी जो लेके रखा है, बॉन्ड्स लेकर रखा है, उस पर जो भी उनको इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर जो है वो इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट मीन्स एनआरई अकाउंट इन एनी बैंक इन इंडिया टू अ पर्सन हु इज अ रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया as per as defined in section 2W of the FEMA Act, or is a person who has been permitted by the RBI to maintain the aforesaid account। तो ऐसे पर्सन को जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर जो है वो इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड सेविंग सर्टिफिकेट इश्यूड बिफोर 1 जून 2000 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करते थे, तो ऐसे सर्टिफिकेट्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है किसी एनआरआई को, तो वो जो है वो इंडियन इनकम में इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा।
लीव ट्रैवल कंसेशन सेक्शन 10 सबसेक्शन 5, अभी एलटीसी क्या होता है, तो द वैल्यू ऑफ any travel concession or assistance received by or due to him from his employer for himself and his family। तो कुछ अगर अमाउंट दे दिया है जो है वो ट्रैवल कंसेशन के लिए कंपनी ने दे दिया है उन्हें घूमने के लिए या उनकी फैमिली को, इन कनेक्शन विथ हिज प्रोसीडिंग ऑन लीव टू एनी प्लेस इन इंडिया, the amount exempt under this clause shall in no case exceed the amount of expenses actually incurred for the purpose of such travel। For example कि अगर मैं मनाली जा रही हूँ तो मुझे जितना एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है उतने ही अमाउंट पे जो है वो इनकम टैक्स एग्जम्प्ट है। अगर कंपनी से उससे ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में या फिर अगर हमारे सैलरी में ही ऐड होकर मिल रहा है तो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर ही कैलकुलेशन हो जाएगा। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी क्या होता है, तो ग्रेचुटी मीन्स गिफ्ट फ्री ऑफ चार्ज। इट इज गवर्नड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टोटली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसको जो भी फ्री अमाउंट मिल रहा है या गिफ्ट का कुछ अमाउंट मिल रहा है तो वो पूरा एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, फॉर those who are not governed by payment of gratuity act, the exemption is calculated as lowest of the following। मतलब ग्रेचुटी के अमाउंट के लिए कितने अमाउंट एग्जम्प्ट है उसके लिए हमें जो भी ये तीनों में से लोएस्ट वैल्यू है उतना ही अमाउंट एग्जम्पशन में मिलेगा। जो ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट के अंडर आते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनके लिए पूरा अमाउंट एग्जम्प्टेड है। लेकिन जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंडर नहीं आते तो उनके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जो भी ये तीनों में से लेस अमाउंट है वो। तो फर्स्ट अमाउंट है 10 लाख, दूसरा अमाउंट है हाफ मंथ एवरेज सैलरी इन टू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। बंदे ने अगर 10 साल काम किया है तो इंटू 10। मंथली एवरेज सैलरी इज एवरेज ऑफ लास्ट 10 months सैलरी इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। और थर्ड है एक्चुअल अमाउंट रिसीव। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को ग्रेचुटी मिल गया है 12 लाख का, तो यहाँ से मुझे एग्जम्प्ट कितना मिलेगा, तो तीनों कैलकुलेशन में से जो सबसे छोटा आ रहा है अमाउंट तो वही अमाउंट मुझे एक्सेप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A, जिसमें दो टाइप के कम्यूटेशन होते हैं। एक होता है अनकम्यूटेड पेंशन और दूसरा होता है कम्यूटेड पेंशन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो अनकम्यूटेड पेंशन मींस पीरियोडिकल पेमेंट्स, जिसका पीरियोडिकल पेमेंट जैसे मंथली पेमेंट आ रहा है, क्वार्टरली पेमेंट आ रहा है, ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज हैव टू पे टैक्स ऑन इट अंडर सेक्शन 15 अंडर द हेड सैलरीज। सैलरीज हेड के अंडर सेक्शन 15 के अंडर सारे एम्प्लॉइज को अनकम्यूटेड पेंशन का जितना भी अमाउंट है उस पर टैक्स पे करना है, नो एग्जम्पशन इज देयर। लेकिन अगर कम्यूटेड पेंशन है मतलब लमसम अमाउंट लिया, मीन्स रिसीट ऑफ एनी लमसम अमाउंट इन लीव ऑफ पीरियोडिकल पेंशन, अगर लमसम अमाउंट लिया है उन्होंने तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर कम्यूटेड पेंशन है तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है उनका जो पेंशन अमाउंट है वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। लेकिन दूसरों के लिए for others exemption is available up to if employee receives gratuity commuted value of 1/3 of the pension he is entitled to receive। फॉर एग्जाम्पल उसका 10 लाख मिलने वाला है पेंशन, 10 लाख का पेंशन है, लेकिन उसने कम्यूट कर लिया है 1/3। ओके, इफ एम्प्लॉय रिसीव्स ग्रेचुटी कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ द पेंशन, अगर उसको 1/3 ग्रेचुटी मिल रहा है तो in any other case commuted value of half of such pension। तो यहाँ पर अगर 1/3 है तो 1/3 मिलेगा, अगर ग्रेचुटी का 1/3 मिलेगा एग्जाम्पशन में, नहीं तो फिर जो भी उसका कम्यूटेड पेंशन है उसका आधा अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर उसको ग्रेचुटी मिल रहा है 3 लाख और उसका कम्यूटेशन पेंशन है 9 लाख तो उसको 1/3 ही मिलेगा। और अगर यहाँ पर दूसरे केस में हाफ ऑफ द कम्यूटेड पेंशन, अगर 5 लाख का कम्यूटेड पेंशन है तो उसका आधा मतलब 2.5 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो उसका जो पेंशन का अमाउंट है वो टोटली जो है वो एग्जम्प्ट है। और अगर अनकम्यूटेड पेंशन है
तो वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट सारे एम्प्लॉयज के लिए अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल इनकम है। नेक्स्ट है लीव सैलरी। लीव सैलरी क्या होता है? तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे कंपनी का रूल है कि मुझे एक साल में 18 छुट्टी मिलती है। ओके, अब पूरे साल में मैंने एक भी लीव लिया ही नहीं, तो पूरा ईयर एंड को 31 मार्च को मेरा पूरा 18 लीव्स जो है वो पेंडिंग रहेगा। तो उस 18 लीव्स का जो मुझे है ना पेमेंट मिलता है, तो लीव सैलरी जो मिलता है ना वो एग्जम्प्ट है। एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट शैल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो अगर रिटायरमेंट के टाइम पे उन्होंने लीव सैलरी लिया है तो वो क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। फॉर एनी अदर एम्प्लॉय शैल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स नॉट एक्सीडिंग लीव सैलरी फॉर द पीरियड ऑफ 10 months कैलकुलेटेड on the basis of the average salary drawn by the employee during the period of 10 months immediately preceding his retirement। तो उसके रिटायरमेंट के 10 महीने का पहले का जो सैलरी रहेगा, लीव सैलरी, और सच स्पेसिफाइड अमाउंट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे नोटिफाई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अमाउंट बताया है, या तो वो या 10 महीने पहले का जो भी उसका लीव सैलरी का अमाउंट बनता है, वो उतना अमाउंट उसका एग्जम्प्ट रहेगा। रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन सेक्शन 10 सबसेक्शन बी, अगर कुछ कॉम्पेंसेशन मिला है रिट्रेंचमेंट के अगेंस्ट तो वो एग्जम्प्टेड है। पेमेंट्स अंडर द भोपाल गैस लीक डिजास्टर, प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स, जैसे कि 1985 का था ये एक्ट, जब भोपाल गैस जो हुआ था, लीक हुआ था, उसके डिजास्टर के अगेंस्ट जो भी पेमेंट्स किया है तो उसके लिए जो है वो अमाउंट है वो इनकम टैक्स में एग्जम्प्टेड है। कंपेंसेशन ऑफ अकाउंट ऑफ डिजास्टर, और अगर डिजास्टर का जो कंपेंसेशन है उसका अकाउंट है उसके अगेंस्ट जो भी इनकम है तो वो भी क्या हो जाएगा, जैसे कि डिजास्टर में किसी का नुकसान हो गया, किसी के बिजनेस का नुकसान हो गया, किसी के फैमिली मेंबर का नुकसान हो गया और उनको कंपेंसेशन मिल गया, जैसे कि किसी के घर का कोई जो है वो एक्सपायर हो गया तो उनको कॉम्पेंसेशन मिल गया, तो वो जो इनकम मिल गया ना वो टैक्सेबल नहीं है। उसी तरह भोपाल गैस लीक डिजास्टर में अगर किसी का कुछ नुकसान हो गया है, उसके अगेंस्ट उनको पेमेंट मिल गया है, तो उस अमाउंट पे जो है वो टैक्स अमाउंट नहीं लगेगा, इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा। कंपेंसेशन ऑन रिटायरमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो पब्लिक सेक्टर कंपनी का जो एम्प्लॉय है उसके रिटायरमेंट के बाद जो कंपेंसेशन मिलता है तो उसके ऊपर भी जो है वो टैक्स चार्ज नहीं होगा। एट द टाइम ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट शैल बी एक्सम्प्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख रुपीज। अगर वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया है बंदे ने तो वो टाइम पे 5 लाख तक ही एग्जम्पशन रहेगा, लेकिन अगर उसका प्रॉपर रिटायरमेंट हो गया है, उसने खुद ने रिटायरमेंट नहीं लिया है, तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, उसका पूरा अमाउंट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अमाउंट्स रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे कि नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस में क्यों डालते हैं लोग पैसा, इनकम टैक्स बचाने के लिए, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी अमाउंट मिलता है मेच्योरिटी के बाद तो वो अमाउंट जो है वो इनकम टैक्स के अंडर नहीं रहता। लेकिन सच एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल फॉर एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। लेकिन अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिला है तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स व्हाट, so it means a life insurance policy taken by a person on the life of another person who is or was the employee of the first mentioned person or is or was connected in any manner whatsoever with the business of the first mentioned person। तो वहां पर अगर किसी और का पॉलिसी लिया है और उसके बाद उसका अमाउंट मिल रहा है तो ऐसे केस में उसके ऊपर फिर उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा अगर खुद का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाया है, अपने फैमिली मेंबर का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किया है, तो उसके ऊपर जो है वो हमें टैक्स नहीं पे करना है। पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड का जो भी पेमेंट है, एनी पेमेंट फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड टू विच द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अप्लाइज, तो ऐसा, और फ्रॉम एनी अदर प्रोविडेंट फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो भी अमाउंट आता है प्रोविडेंट फंड का उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना है। पेमेंट फ्रॉम एन अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड एंड हाउस रेंट अलाउंस, जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉयज को जो है घर में रहने के लिए भी पैसा मिलता है, तो हाउस रेंट अलाउंस जो मिल रहा है उस पर भी जो है वो इनकम टैक्स चार्ज नहीं होता। लेकिन सच एग्जम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल इफ, एग्जम्पशन कब नहीं मिलेगा, अगर द रेसिडेंशियल एकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी इज ओन्ड बाय हिम,
जैसे कि वो रेंट तो ले रहा है बंदा कंपनी से, लेकिन उसका ऑलरेडी जहां पर वो रह रहा है उसने खुद ही खरीद लिया है, तो फिर अगर वो क्या हो जाएगा उसका, अगर वो रेंट ले रहा है तो वो उसका इनकम हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, वो एग्जाम्पशन अलाउड नहीं रहेगा। द एसएससी हैज नॉट एक्चुअली इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ रेंट, और अगर वो खुद पेमेंट ऑफ रेंट कर ही नहीं रहा है तो ऐसे अमाउंट पे जो है क्या हो जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो कंपनी से 10,000 ले रहा है लेकिन 2,000 रेंट पे रह रहा है, तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग 8,000 है उस पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। स्कॉलरशिप अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 16, अगर स्कॉलरशिप मिला है स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए, तो उसके ऊपर जो है वो अमाउंट नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। स्कॉलरशिप्स ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, तो फिर वहां पर क्या होगा, इनकम टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा। अलावेंसेस रिसीव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है उनको जो अलावेंसेस मिलते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 17, तो उन लोग के लिए जो है वो चार्जेबल नहीं है, इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा। अवार्ड्स सेक्शन 10 सबसेक्शन 17A, जैसे कि अवार्ड मिल गया, गवर्नमेंट से कुछ अवार्ड मिल गया, तो वो अमाउंट इन कैश और इन काइंड इन परसुएंस ऑफ एनी अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से जो है अवार्ड मिल गया, अवार्ड मनी मिल गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़के ने एक ट्रेन के पास से एक लड़की को बचा लिया पटरी से, तो उनको क्या कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उनको 50,000 रुपीज दे दिया अवार्ड। तो ऐसे जो अवार्ड अमाउंट्स होते हैं उस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। पेंशन रिसीव्ड बाय अ पर्सन ऑनर्ड बाय अ गैलेंट्री अवार्ड, ऐसे पर्सन जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, गैलेंट्री अवार्ड मीन्स व्हाट, तो उनका जो पेंशन रिसीव्ड है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो गैलेंट्री अवार्ड कौन से हैं, लाइक परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, तो उनका अगर पेंशन मिल रहा है तो वहां पर उस अमाउंट पे इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्म फोर्सेस के जो पर्सन है उनका फैमिली पेंशन का जो अमाउंट मिल गया है तो उस पर भी इनकम टैक्स चार्ज नहीं होता है। इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34, अगर डिविडेंड इनकम है तो उस पर टैक्स चार्ज नहीं होता। इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट हेल्ड इन इंडिया, सेक्शन 10 सबसेक्शन 39, इंडिया में कोई इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट जो है वो इंडिया में हो गया है, ठीक है, तो और यहाँ पर समझो कि इंडिया का ही कोई बंदा जो है वो जीत गया है, तो ऐसा वहां पर जो भी इनकम मिलेगा वो इनकम क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने देखा कि ऐसी कौन सी इनकम है जिसपे इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आज का लेक्चर हम